मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको कंपैरिजन पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल और आइडियल गैस स्केल के बीच, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक दो बातें और बताई थी आपको हेडिंग के रूप में। तो आइए आज एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और उस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, एक हेडिंग में आपको करा चुका हूं टाइप्स ऑफ हीट इंजन। तो आप जानते हैं जो हीट इंजन है वो टू टाइप के होते हैं। एक तो स्टीम इंजन होता है यानी भाप का इंजन, और दूसरा होता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, यानी अंतर्दहन इंजन कहते हैं हिंदी में। तो पहले वाले की तो बात मैं कर नहीं रहा क्योंकि, ठीक है, अब आप पढ़ेंगे इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन जो क्या होता है ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। मैंने हीट इंजन में और इंटरनल कंबशन इंजन में एक अंतर आपको बताया था जब इनकी डेफिनेशन लिखवाई थी, ठीक है जी। क्या अंतर था वो अंतर ये था कि जो ये है स्टीम इंजन है, ठीक है। हीट इंजन दो प्रकार के हैं, एक तो स्टीम इंजन है। तो स्टीम इंजन में जो है ना हीट बाहर से सप्लाई की जाती है, ठीक है। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन यानी अंतर्दहन इंजन में अंतर्दहन अंदर दहन हो रहा है, ठीक है, यानी फ्यूल को अंदर ही जलाया जाता है सिलेंडर के भीतर, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस की जाती है। फ्यूल को यानी ईंधन को अंदर ही, है ना, दहन किया जाता है, उसका कंबशन किया जाता है और, ठीक है, सिलेंडर के भीतर ही हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, फ्यूल को जलाकर। तो ये मैं बता चुका था आपको, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर ही आज आप पहला इंजन पढ़ेंगे जिसका नाम है ओटो इंजन, ठीक है। क्या नाम है? ओटो इंजन। क्लियर है? तो देखो ओटो इंजन क्या है। ओटो इंजन जो है ना वो एक इंटरनल कंबशन इंजन ही है, ठीक है, यानी इंटरनल कंबशन इंजन का एक एग्जाम्पल है ओटो इंजन। कई प्रकार के हो सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, उनमें से एक कौन है? ओटो इंजन, ठीक है, जो 1876 में, ठीक है जी, 1876 में ओटो के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था, ठीक है। ओटो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया, ठीक है जी, 1876 में, 1876 में। और ये क्या है? एक इंटरनल कंबशन इंजन है। लेकिन एक विशेष बात इसमें, आप जानते हो इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस। तो इस इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है ना वो होता है एयर, ठीक है। क्या होती है? एयर यानी वायु। क्लियर है? और जो यहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल यानी ईंधन, ये होता है पेट्रोल, ठीक है जी, पेट्रोल वेपर। क्या होता है? पेट्रोल वेपर, ठीक है, यानी पेट्रोल की वाष्प। क्लियर है जी? तो ईंधन की तरह वर्क करता है पेट्रोल वेपर यानी पेट्रोल की वाष्प, और वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ है यहाँ पर एयर यानी कि वायु। क्लियर है? और मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओटो ने बनाया था 1876 में, तो इसे ओटो इंजन कहते हैं क्योंकि ओटो ने डिजाइन किया, ठीक है। और ये क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन है, यानी एक अंतर्दहन इंजन है। वर्किंग सब्सटेंस जिसमें एयर यानी कि वायु होती है और जिसमें फ्यूल यानी ईंधन का होता है ये पेट्रोल वेपर यानी इसकी पेट्रोल की वाष्प, ठीक है। और ये एक इंजन है, ठीक है, जिसमें ये एक ऐसा इंजन है जिसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में दो वाल्व लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? वाल्व, ठीक है। उस सिलेंडर में दो वाल्व लगे रहते हैं, ठीक है। एक तो होता है इनलेट वाल्व, ठीक है, और दूसरा होता है आउटलेट वाल्व, ठीक है जी। जैसे ईंधन ये एयर वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर इन्हें प्रवेश कराना है आपको सिलेंडर के भीतर, तो इनलेट है ना, किस वाल्व के द्वारा प्रवेश कराते हो? इनलेट वाल्व के द्वारा। वाल्व ओपन करके उसमें वर्किंग सब्सटेंस यानी एयर और पेट्रोल वेपर उसके अंदर प्रवेश करा दी जाती है। तो इनलेट वाल्व का कार्य समझ में आया?
यानी ईंधन को और वर्किंग सब्सटेंस को दोनों को उसमें प्रवेश कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। आउटलेट वाल्व यानी जहाँ से क्या होता है, जहाँ से एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो निकलती है ना गैस से निकलती है ना, जो ईंधन है जला हुआ वो निकलता है, यानी अपशिष्ट निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आउटलेट वाल्व का, ठीक है। तो यानी प्रवेश कराना हो तो किसका प्रयोग करेंगे आप, इनलेट वाल्व का, और उसमें से निकालना हो कुछ तो आप प्रयोग करते हैं आउटलेट वाल्व का। तो इसमें दो वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व को आई से लिखते हैं, आउटलेट वाल्व को ओ से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो ये मैंने ऑटो इंजन की स्ट्रक्चर पूरी आपको समझा दी है, ठीक है। और इसमें देखो ये सूटेबल कंडीशंस यानी कंडीशंस क्या क्या हैं, इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या है, कब अच्छे से वर्क करेगा ये जो ऑटो इंजन है, इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशंस में एक कंडीशन तो ये है इसके कि ये जो एयर है ना, एयर ये हमेशा वर्किंग सब्सटेंस का वर्क करती है फॉर ऑल टाइम, ठीक है। जब तक भी ईंधन मतलब ये इंजन वर्क कर रहा है तो पूरे समय वर्किंग सब्सटेंस का वर्क कौन करती है, एयर, ठीक है। और एक बात और, जो एयर है वो ऐसे बिहेव करती है, ठीक है, बिहेव्स किसकी तरह बिहेव करती है, लाइक आइडियल गैस। जो एयर है वो किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह, ठीक है। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि पूरे समय पूरे टाइम जो वर्किंग सब्सटेंस का वर्क एयर करती है, और एयर किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसमें पिस्टन तो लगा ही रहता है, हीट इसमें ऑटो इंजन में सिलेंडर के भीतर कौन लगा है, पिस्टन। तो पिस्टन जो है ना वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। कैसा है, फ्रिक्शन लेस, यानी घर्षण रहित है, ठीक है, घर्षण नहीं होता है उसमें। तो ये क्या है, ये आइडियल कंडीशंस है किसकी, ठीक है, ऑटो इंजन को अच्छे से वर्क करने के लिए। तो जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपको टेलीग्राम चैनल में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज भी लिखवा सकता हूँ मैं, लेकिन ये बिल्कुल कॉमन बात है, अच्छे समझ लो, फिर मैं लैंग्वेज में लिख के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो लिखने की कोई नीड नहीं है, और कोई चीज़ लिखनी पड़ेगी भी तो उसे लिख भी देंगे, ठीक है। तो आप देखो, इसका एक बात और मैं बता दूं आपको, जो जैसे आपने पढ़ा था ना कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन जो है एक साइकिल के रूप में वर्क करता था, तो उसे क्या कहते थे, कार्नोट साइकिल। भाई जिस साइकिल के रूप में वर्क करता था कार्नोट हीट इंजन, उस साइकिल को आप क्या कहते थे, कार्नोट साइकिल। तो ठीक इसी प्रकार जो ऑटो इंजन है वो भी एक साइकिल के रूप में वर्क करता है, जिस साइकिल को आप क्या कहते हो, ऑटो साइकिल, ठीक है जी। क्या कहते हैं, ऑटो साइकिल, ठीक है जी। और कार्नोट हीट इंजन में 4 प्रोसेस होते थे, आपको याद हो तो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, 4 प्रोसेस होते थे ना। लेकिन ऑटो साइकिल में 6 प्रोसेस होते हैं, ठीक है जी। कितने प्रोसेस होते हैं, 6 के नाम। और हाँ, एक मैं 6 में से बताऊं, 6 के नाम क्या क्या हैं वो तो पढ़ेंगे तभी जब ऑटो साइकिल पढ़ेंगे। 6 में से जो 4 हैं वो रिलेटेड होते हैं पिस्टन की मोशन से, मोशन ऑफ पिस्टन, ठीक है। यानी आउट ऑफ 6 प्रोसेसेस 4 प्रोसेसेस आर रिलेटेड टू द मोशन ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो जो ये 4 प्रोसेस हैं जो पिस्टन की मोशन से रिलेटेड हैं, इन 4 प्रोसेस को आप कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक्स क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स, ठीक है। इन प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स कहते हैं। और कौन कौन से स्ट्रोक हैं, 4, तो उनका नाम आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे ऑटो साइकिल। क्लियर है, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने सारी आपको दे दी है। अब कार्नोट साइकिल की, इसके ऑटो साइकिल की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो अब ऑटो साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्या पढ़ने वाले हम, ऑटो साइकिल, ठीक है। आपको मैंने बताया कि ये जो ऑटो इंजन है ना वो 6 प्रोसेसेस में मतलब इसके अंदर 6 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। यानी इसके साइकिल में जो
ऑटो इंजन है उसके साइकिल को ऑटो साइकिल कहते हैं। और इसके साइकिल में 6 प्रोसेस होते हैं जिनमें, ठीक है, 4 जो है पिस्टन की मोशन से रिलेटेड है और 2 अलग हैं, ठीक है जी। तो 6 प्रोसेस होते हैं और 6 प्रोसेस से मिलकर क्या बनता है, एक साइकिल बनता है जिसे आप ऑटो साइकिल कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं देयर आर, है ना, 6 प्रोसेसेस, देयर आर 6 प्रोसेस, ठीक है, इन ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल समझ लो, इसका डायग्राम है ना। ऑटो साइकिल क्या है, एक काम करते हैं उधर बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलो कोई देख लो, यहाँ पे जगह ज़्यादा है। देखो आपको पता है कार्नोट साइकिल भी तो पीवी ग्राफ में बनाते थे। तो इस एक्सिस पर पी लिया, इस एक्सिस पर वी लिया, वॉल्यूम, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। देखो एक तो होता है ये, ठीक है, क्लियर है। एक मतलब प्रोसेस 6 है ना, तो उनमें से एक प्रोसेस ये है, इसे आप कहते हैं सक्शन, ठीक है, सक्शन कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं चूसण। क्या कहते हैं, चूसण, यानी एक तरीके से चूसना, ठीक है। तो सक्शन है, तो इसमें पता है किसका चूसण होता है, किसको चूसता है ये इंजन, पेट्रोल वेपर और एयर को, ठीक है। यानी सिलेंडर में मैंने बताया था ना 2 वाल्व लगे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि वो जो पेट्रोल वेपर है ना, जो किसका वर्क करती है, फ्यूल का, और जो दूसरा क्या है, एयर, जो किसका वर्क करती है, वर्किंग सब्सटेंस का, इन दोनों का एक मिश्रण, मिक्सचर लेते हैं और उसे इनलेट वाल्व को खोलकर उसके भीतर प्रवेश करा दिया जाता है। यानी सिलेंडर इसका चूसन करता है, चूस लेता है, ठीक है, इस तरीके से। किसे, ठीक है, तो एक तो फ्यूल को और एक वर्किंग सब्सटेंस को, यानी एयर को और पेट्रोल वेपर को, इन दोनों के मिक्सचर को सब कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं, ठीक है, सक्शन कहते हैं। तो ठीक है, हिंदी में चूसन है, लेकिन पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसे क्या कहेंगे, सक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सक्शन था। और इसका और भी, हाँ, एक नाम और है चार्जिंग। चार्जिंग भी कह सकते हो भाई, चार्ज ही तो हो रहा है सिलेंडर, तभी तो वर्क करेगा जब फ्यूल को लेगा। तो इसे कहते हैं सक्शन या चार्जिंग स्ट्रोक। चार्जिंग को हिंदी में कहते हैं आवेशन, आवेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है। तो इसमें पता है क्या होता है, ये 90%, ठीक है, एयर प्लस 2% पेट्रोल वेपर, ठीक है जी, 2% पेट्रोल वेपर, इन दोनों का जो मिक्सचर है, मिश्रण है, वो, ठीक है, सिलेंडर के भीतर इनलेट वाल्व के थ्रू एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है जी। मैंने बताया 2 वाल्व हैं, एक से एंटर होता है, इनलेट वाल्व कहते हैं उसे आई, और दूसरा होता है आउटलेट वाल्व जिससे निकलता है, ठीक है। तो देखो इस में क्या हो रहा है, 90% एयर है, 2% पेट्रोल वेपर है, ये क्या है, एंटर कर जाता है किसमें, सिलेंडर के भीतर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कैसा रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और वॉल्यूम जो है V1 से, बताओ, बढ़कर आगे की तरफ वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो जाता है, V2, ठीक है, वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो जाता है, V2, ठीक है जी। और टेम्परेचर मान लो कितना रहता है, T1, ठीक है जी, टेम्परेचर मान लो कितना रहता है, T1, ठीक है जी। तो E और इसे कुछ भी मान, देखो मान तो ये E, A, B, C, D, E अपने तरीके से कुछ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन A, B, C है ना, D, E, तो ये हो जाएगा आपका C, ठीक है जी, EC कुछ भी मान सकते हो वैसे, है ना। तो मैंने कहा जो वॉल्यूम है V1 से बदलकर कितना हो जाता है, V2, और टेम्परेचर कितना रहता है,
T1, टेम्परेचर को कितना मान लिया T1। बात समझ में आई? तो इसमें यही बात है, ठीक है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसे मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा। बात समझ में आई? अब देखो पहला प्रोसेस आपको समझ में आया ना, 4, और ये कहाँ से कहाँ तक है, E से C तक, तो इसे कहेंगे E to C। बताओ कोई दिक्कत हो तो। फिर देखो दूसरा प्रोसेस इस तरीके से है, ठीक है जी, इस तरीके से इसी की सीध में लाना है, ठीक। देखो इसमें पता है क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि देखो इस तरफ चल रहा है ग्राफ, यानी पीछे की तरफ, तो वॉल्यूम V1 V2 से दोबारा बदल कर कितना हो गया V1, ठीक है, क्लियर है? कितना हो गया वॉल्यूम बदल कर दोबारा V2 से V1, तो कंप्रेशन हुआ है नहीं, तो दूसरे वाले को आप कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन यानी संपीड़न, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक। और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, C से A तक, C to A, ठीक है जी। ये पॉइंट अपने अनुसार मान सकते हो आप, कुछ भी है ना, क्लियर है? तो इसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है, और इसे क्या, और ये जो प्रोसेस है ना, इसके भीतर C से A तक, C to A, ठीक है जी। देखो ध्यान देना, C से A तक क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं रुद्धोष्म कंप्रेशन को संपीड़न कहते हैं। तो देखो वॉल्यूम V2 से बदलकर कितना हो रहा है V1, तो इसलिए कंप्रेशन हो रहा है, और एडियाबैटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक बदला है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, V2 to V1। पहले V2 था, अब बदल कर दोबारा कितना हो गया V1 हो गया, तो इसी कारण क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो डायग्राम में भी आप लिख सकते हो, क्या नाम है इसका, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया भाई, C से A तक क्या हो रहा है, एडियाबैटिक आपका कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन क्यों, क्योंकि वॉल्यूम देखो घटकर V2 से दोबारा कितना बन गया, V1 बन गया, ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम घट रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है। एडियाबैटिक क्यों, क्योंकि हीट का कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे इस प्रोसेस में नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात देख के बताओ, मान लो देखो ऊपर की तरफ चल रहा है ग्राफ, हो रहा है ना, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी इसमें बढ़ता है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2, ठीक है जी, टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2। तो टेम्परेचर जो है T1 से बदलकर कितना हो गया T2, और जो प्रेशर है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। भाई ऊपर की तरफ तीर के निशान मतलब देख लो, ग्राफ ऊपर की ओर चलने का मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर T1 से बदलकर T2 हो गया, और वॉल्यूम जो है V2 से बदलकर V1 हो गया, ठीक है। देखो है ना, दूसरा प्रोसेस मैंने समझाया। तीसरा देख लो, तीसरा है, देखो तीसरे में क्या होता है, ऊपर की ओर ऐसे, थोड़ा सा मैं इसे भी ऊपर की ओर कर दूं, इस तरीके से, ठीक है। तो CD, इसे D मानना ठीक रहेगा, इसे A मान लेंगे और इसे B मान लेंगे। इसे एक काम करो, D कर लो, ठीक है जी, C to D, क्लियर है। तो अब देखो क्या होता है, अब ये ऊपर की ओर चलता है, ऊपर की ओर। देखो ये ग्राफ पता है क्यों बना रहे हैं, मतलब इसके अनुसार इसके अनुसार ऑटो इंजन वर्क नहीं कर रहा। ऑटो इंजन जिस तरीके से वर्क करता है वो चीज़ हम ग्राफ में दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो देखो D to A है, इसे बोलते हैं आप कंबशन, ठीक है, दहन कहते हैं हिंदी में, कंबशन या एक्सप्लोजन भी कहते हैं,
एक्सप्लोजन, इसे ज्वलन कहते हैं हिंदी में, ज्वलन या दहन एक ही बात है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, D to A है, वो D2, हाँ D to A, ठीक है जी। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें आपको एक बात तो पता चला, पहले प्रोसेस में तो आपने, है ना, फ्यूल प्लस एयर सक कराई अंदर, है ना, एंटर करा दी किसमें, सिलेंडर में। फिर टेम्परेचर दूसरे प्रोसेस में T1 से बदलकर T2 हो गया, वॉल्यूम घट के, है ना, घट गया। अब देखो क्या होता है, अब पता है क्या होता है, जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है तुरंत एक चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है, क्लियर है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है और उस चिंगारी के उत्पन्न होने से ये जो फ्यूल है ये जलने लगता है, ठीक है, जलने लगेगा। तो जलने लगेगा तो आप देख के बताओ, जो भी ईंधन है वो जलेगा सारा का सारा, तो बहुत अधिक टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा या नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है ना 500 से लेकर 2000 तक हो जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और बहुत, जब फ्यूल जलेगा तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंबसन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। हीट ऑफ कंबसन आप समझ रहे हो, ए लार्ज अमाउंट तो आप समझ रहे हो, ऑफ लार्ज अमाउंट किसकी है, हीट ऑफ कंबसन, यानी जो ज्वलन ऊर्जा है, जो ज्वलंत मतलब ज्वलन के कारण उत्पन्न ऊर्जा है, ठीक है, ईंधन के जलने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे कहते हैं हीट ऑफ कंबसन, उत्पन्न होती है। तो टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, लगभग 2500 से 2000 तक हो जाता है। मान लो T2 से बदलकर कितना हो रहा है टेम्परेचर, T3, तो टेम्परेचर T2 से बढ़कर कितना हो गया, T3 हो गया, लगभग 2000 तक, ठीक है। और देखो ग्राफ ऊपर की ओर चल रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो भाई जब दहन हो रहा है, ज्वलन हो रहा है ईंधन के भीतर, तो ये सब काम तो होना ही होगा, ठीक है। और देखिए, लेकिन देखो सीधा चल रहा है ग्राफ, तो वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में वॉल्यूम कैसा रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम V1, ठीक है जी, वॉल्यूम कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो ये कहलाता है कंबसन या एक्सप्लोजन। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के 3 और बताता हूँ, 3 मैंने बता दिए हैं, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे के 3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सारा मेन लिख करके आपको समझा दिया है। इसी तरीके से आप रफली नोट्स बना दो, ठीक है, लैंग्वेज में लिख करके आपको दे दूंगा। देखो इसके बाद देखो ध्यान देना, फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाले को कहते हैं, ये था ना एडियाबैटिक कंप्रेशन, वो ऐसे चलेगा। तो कंप्रेशन था वो ये वाला, तो नीचे वाला ये ऐसे चलेगा, इसे बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। चलो अभी यहाँ तक ही रहने दो, है ना, यहाँ तक ए, इसे मान लो बी, ठीक है, इसे बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है जी, क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इस वाले स्ट्रोक को आप कहते हैं, नंबर 4 है ये, इस वाले स्ट्रोक को आप क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक, और इसे वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, 2 नाम है इसके भी, एक्सपेंशन स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक। और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, फ्रॉम A to B, ठीक है जी, A to B। बात समझ में आ रही है। तो आप देख के बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना V1 से बढ़कर कितना हो रहा है, V2। तो इसका मतलब है A से B तक आपको पहले ये बताओ क्या मिलता है, A से B तक आपको मिलता है, मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, ग्राफ में पीवी कर्व में तो मिल रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना, लेकिन सिलेंडर में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है सिलेंडर में। इसका मतलब जो पिस्टन है ना वो इस तरीके से चल रहा है कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और आप देखो A से B तक जाओगे तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो जाएगा, V2। ठीक है जी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं है, इसी कारण इसे कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
वॉल्यूम V1 से बदलकर कितना हो गया V2, ठीक है। और देखो ग्राफ नीचे चल रहा है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है जी। प्रेशर तो कम हो जाएगा, प्रेशर के साथ साथ, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो पिस्टन, देखो एक्सपेंशन होने का मतलब पिस्टन वर्क कर रहा है, तो पिस्टन वर्क करता है, इसी कारण इसे आप कहते हैं वर्किंग स्ट्रोक, ठीक है। बिकॉज है ना, पिस्टन वर्क कर रहा है तो इंजन वर्क कर रहा है, तो बिकॉज इंजन, ठीक है, वर्क्स इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इंजन वर्क करता है, सो दिस स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रोक, या इस प्रोसेस को आप वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर कम हो रहा है और मान लो जो टेम्परेचर है वो T3 से कितना हो गया, घटकर T4, ठीक है। टेम्परेचर T3 से घटकर कितना हो गया T4, प्रेशर घटता है, टेम्परेचर भी घट जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्क कर रहा है। भाई एक बार बताओ, हीट का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, टेम्परेचर क्यों घट रहा है, सुनना, हीट का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, तो वर्क करने को हीट कहाँ से मिलेगी, इंटरनल एनर्जी से, पढ़ा रखा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई DQ बराबर है DW प्लस DU, तो DQ तो जीरो हो गया, तो DW बराबर क्या आएगा, माइनस DU, यानी वर्क करने के लिए जो एनर्जी है आप बाहर से तो मिल नहीं रही, तो इंटरनल एनर्जी से वर्क करना पड़ेगा, और इंटरनल एनर्जी से वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, और इंटरनल एनर्जी घटेगी तो ये टेम्परेचर भी घट जाएगा, ठीक है। तो इस कारण टेम्परेचर घटकर T3 से कितना हुआ T4, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग, ठीक है जी, घटकर हो जाता है T3 से T4। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फोर्थ वाला आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर फिफ्थ वाले पे चलते हैं। देखो फिफ्थ वाला जो है वो ऐसे बन जाएगा, यहाँ T1 था, नीचे की ओर है ना, ऐसे। इसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं जी एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रेचन, क्या कहते हैं? रेचन, ठीक है, रेचन कहते हैं छोड़ना, निकलना, ठीक है। तो एग्जॉस्ट है ये, तो इस वाले प्रोसेस को आप कहते हैं एग्जॉस्ट, वाल्व एग्जॉस्ट, वाल्व एग्जॉस्ट, ठीक है, वाल्व एग्जॉस्ट कहते हैं। वाल्व तो आप समझते हो, मैंने बताया दो वाल्व हैं, एक इनलेट है एक आउटलेट है। तो वाल्व एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट माने एक तरीके से निकलना, तो वाल्व खुल जाते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट करने के लिए यानी निकलने के लिए वाल्व खुल जाएगा। तो मैंने बताया प्रवेश करने के लिए तो इनलेट वाल्व है और निकलने के लिए है आउटलेट वाल्व। तो इस प्रोसेस में जो आउटलेट वाल्व है, जो क्या है आउटलेट वाल्व है सिलेंडर में लगा हुआ, वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो सिलेंडर में लगा हुआ आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। और वो ओपन होगा तो आपको पता है, ठीक है, क्या होगा बताओ? यदि वो ओपन होगा तो जो कंबशन प्रोडक्ट है, कंबशन प्रोडक्ट यानी जो जल चुका है प्रोडक्ट, वो सब कहाँ निकल, वो क्या निकल हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। जब वो प्रोडक्ट बाहर आएगा तो टेम्परेचर तो घट जाएगा, तो टेम्परेचर घटकर T4 से कितना हो जाता है? T1, ठीक है, टेम्परेचर T4 से घटकर कितना हो जाता है? T1, क्लियर है? बाय डिक्रीजिंग, टेम्परेचर T4 से घटकर T1 हो जाता है। और आप देख पा रहे हैं प्रेशर भी तो घट रहा है, ठीक है। तो तब तक वो प्रोडक्ट निकलता रहता है जब तक प्रेशर घटकर पहले जैसे प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। आप देखो जब सक्शन वाला प्रोसेस था, आपने सक कराया था यानी उसमें प्रवेश कराया था वो सब कुछ जो क्या है फ्यूल, तब भी प्रेशर यही था, है ना, यही तो था इतना, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब दोबारा फिर प्रेशर यहीं आ गया है, तो अब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लोड आएगा प्रेशर, ठीक है, घट करके। तो प्रेशर यानी तब तक क्या होता रहता है? एग्जॉस्ट होता रहता है उस सब्सटेंस का जो कैसा है? कंबशन है, जो ज्वलंत पदार्थ है,
वो निकलता रहता है कब तक, जब तक कि प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है ना इससे पहले प्रोसेस में, देखो इससे पहले प्रोसेस में प्रेशर घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत अधिक था जब ज्वलन हुआ, जब ये जला। ठीक है, यहाँ पर जब कंबसन हुआ था, ये कौन सा प्रोसेस था, कंबसन। मैंने कहा इसे एक्सप्लोजन भी कह सकते हो, एक्सप्लोजन यानी ज्वलन, कंबसन यानी दहन, एक ही बात है सब। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब ये ईंधन जला था तो तब क्या हो गया था, प्रेशर बहुत अधिक बढ़ गया था। मैंने बताया ये हो जाता है, यहाँ पे बताया था ना, टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, लगभग 2000 तक हो जाता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 18 से 80 वायुमंडल दाब तक हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, 18 से 80 तक लगभग हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब प्रेशर घटना शुरू हुआ था, तो पहले प्रोसेस में भी घटा, अब फिर घट करके दोबारा वहीं आ जाएगा, यानी प्रेशर जो है ना घट कर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा बाय डिक्रीजिंग। ठीक है जी, घट करके दोबारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा घट करके। ठीक है जी, अब एक बात सुनो, आउटलेट, हाँ मैंने कहा आउटलेट वाल्व ओपन होगा, उसमें से जो प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट, कंबसन प्रोडक्ट जो है ना, जो जला हुआ प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो प्रेशर घटेगा, मतलब तब तक वो बाहर निकलेगा जब तक प्रेशर घट करके अपनी पहले प्रेशर के बराबर ना आ जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो प्रेशर घटकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, और जो टेम्परेचर है वो T4 से घटकर कितना हो जाता है, दोबारा T1 हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर T4 से घटकर कितना हो जाता है, T1 हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वाल्व एग्जॉस्ट कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, पांचवा प्रोसेस था ये, और इसमें आप देख सकते हैं टेम्परेचर तो मैंने बता दिया, T4 से घटकर T1 हुआ, और वॉल्यूम कैसा रहा, कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसा रहा, कांस्टेंट, वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। और कितना रहेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम रहेगा V2, कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये एग्जॉस्ट के लिए तैयार करने का प्रोसेस है। ठीक है, यानी B से C तक जो है ना आपका ये सिस्टम जो है या इंजन जो है वो तैयार होता है एग्जॉस्ट करने के लिए। एग्जॉस्ट क्या, जब गैसें निकलेंगी। ठीक है, तो अभी क्या है, एग्जॉस्ट के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो B से C तक आया, और एक बात और मैंने बताया वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से हीट निकलती है। ठीक है भाई, जब वाल्व खुल रहा है तो वो कंबसन वाला प्रोडक्ट निकलेगा, तो हीट निकलेगी ना। तो मान लो हीट कितनी निकल रही है, Q2। तो मैं एक बात और लिख दूँ, यहाँ पर जो हीट है वो गिवन है ना आउट या गिवन अप, बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर हीट क्या निकल रही है, बाहर। ठीक है, यहाँ पर हीट बाहर निकल रही है, और यहाँ पर हीट उत्पन्न हो रही थी। आप देखो जब ईंधन को जलाओगे तो हीट उत्पन्न हुई थी वहाँ पे, और यहाँ हीट क्या हो रही है, बाहर निकलेगी। वो जो अंदर ताप पैदा कर देता था उसने बहुत अधिक, अब वो बाहर निकल जाएगी हीट। ठीक है, कितनी हीट निकल गई, मान लो Q2। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी करेंगे हम, कल करेंगे। ठीक है, यानी जो ऑटो इंजन है उसकी इफिशियंसी का, तो उसमें डायग्राम आपके काम आएगा। ठीक है, तो मैंने माना कि हीट कितनी उत्पन्न हुई थी Q1 और कितनी निकल रही है Q2। बात समझ आया। तो Q2 हीट जो है ना वो गिवन आउट हुई है या निकली है एक तरीके से, और कांस्टेंट वॉल्यूम ही है V2। ठीक है जी, लास्ट प्रोसेस बचा, नीचे का दिख रहा है आपको, चलो इधर लिख देते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट प्रोसेस है छठा, इसे कहते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस। ठीक है जी, एग्जॉस्ट प्रोसेस यानी इसे क्या बोलते हैं, ये रहा प्रोसेस नहीं, स्ट्रोक। प्रोसेस को यहाँ पर क्या करें, स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे वापस आ जाएगा C से E तक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, C से C to E। ठीक है जी, ये C से E तक है, और ये वाल्व वाला कहाँ से था, B से C तक, B to C, B से C तक वाल्व एग्जॉस्ट था। ठीक है, इसमें लिख लेना ऊपर वाल्व एग्जॉस्ट, और ये क्या है, ये है एग्जॉस्ट।
ठीक है, इधर सी से ई तक। क्लियर है? तो सी से ई तक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट माने क्या बोलते हैं, रेचन होता है, रेचन निकलना होता है किसका, यहाँ पर जो गैसें बनी थी ना अंदर, जो अंदर सब गैसें उत्पन्न हुई थी ईंधन के जलने से, वे सब गैसें अब निकल जाती हैं। ठीक है, जब गैसें निकलेंगी, भाई गैसों ने ही तो आयतन घेर रखा था पिस्टन के भीतर, मतलब सिलेंडर के भीतर, तो जब वे गैसें निकलेंगी, कंबसन गैसेस, तो वॉल्यूम घटकर, देखो सी से ई तक आओगे तो वॉल्यूम V2 से घटकर कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, घट करके V1 हो जाएगा V2 से। और देखो जहाँ से चला था साइकिल, जहाँ से चला था, जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, वहीं आके खड़े हो गए नहीं, तो ई से चले थे, घूम फिर कर देखो पहले सी पर गए, ई से सी से डी पर गए, डी से ए पर गए, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, और सी से फिर ई पर आ गए। तो जहाँ हम गए थे वहीं आकर हम खड़े हो गए। इसका मतलब है इतने सारे 6 प्रोसेस होते हैं इस इंजन में, और 6 प्रोसेस के बाद जो इंजन है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी। ठीक है, तो इंजन जो है ना, रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये स्टेट इनिशियल, ठीक है, स्टेट अवस्था में, ये स्टेज कह दो। ठीक है, पुरानी स्टेज में आ जाता है। भाई ई पर था, अब दोबारा कहाँ जाएगा, ई पर। वॉल्यूम घटकर V2 से V1 हो गया है, क्योंकि जो गैसें हैं जिन्होंने पिस्टन के अंदर, मतलब सिलेंडर के भीतर वॉल्यूम को बढ़ा रखा था, वे सब गैसें कहाँ चली गई, बाहर चली गई। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आज की जो यात्रा है यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद इसका डेरिवेशन है वो हम इसे कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6 प्रोसेस थे। और हाँ, एक बात और बता दूँ, इसमें प्रोसेस तो मेन 4 ही हैं। 2 प्रोसेस तो ये है, एक तो सक्शन का है, ठीक है, और एक एग्जॉस्ट का है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ई से सी की तरफ चल रहे हो तो ईंधन प्रवेश कर रहा है, ठीक है, और सी से ई की तरफ चल रहे हो तो वे चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, गैसें, है ना, जो ईंधन के जलने से उत्पन्न हुई थी। तो इसका मतलब है जितना ई से सी तक इफेक्ट होगा, वर्क होगा, उतना ही सी से ई तक होगा। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है दोनों जो इफेक्ट हैं, दोनों प्रभाव हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मेन जो है ना, आपका जो ऑटो साइकिल है, बस यही बचा मेन, तो जिसका नाम क्या है, यहाँ से तो यहाँ पे गए थे सी पे, ठीक है, तो ये वाला मेन नहीं है, मेन यही है, सी से डी पर जाओ, डी से ए पर जाओ, ए से बी पर जाओ, बी से फिर सी पर जाओ। ठीक है, तो ये है ना, सी से चले और सी पर आ गए। ठीक है जी, क्लियर है। तो सी से चले सी पर आ गए घूम फिर कर, इतना मेन है। और ये ई सी और सी ई, ये दोनों एक दूसरे से, ये जो दोनों इफेक्ट हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आज के लेक्चर में आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, बाकी PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं इसे ऐसे भी करा सकता था कि आपको सामने बिल्कुल लैंग्वेज लिख देता एज इट इज़, और फिर मैं आपको समझा देता, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर PDF नोट्स देने का कोई लाभ थोड़ी ना है। ठीक है, यदि तो इसलिए आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। बाकी इसकी हेल्प से आप नोट्स बना भी सकते हैं, क्योंकि सारी बातें मैंने बता दी है, बस लैंग्वेज के रूप में लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कह रखा है T3 से कितना हो जाता है टेम्परेचर, T4, तो इसकी लैंग्वेज कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है कि द टेम्परेचर, है ना, बिकम्स T4 फ्रॉम T3 बाय डिक्रीजिंग, इस तरीके से। तो लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो। बाकी PDF नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटो इंजन की इफ़िशियंसी, इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।